Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we'll see lesson number 7 of compiler construction. But before starting today's lecture, as usual we will see overview of some previous lessons. CFG is used to specify the syntax of the language. इसको तो हम continuous 4 to 5 lessons से discuss करते आ रहे हैं कि context free grammar किस तरह use होती है syntax को specify करने में, जो भी हमें language construct दिया जाता है उसके मुताबिक. A grammar describes the hierarchical structure of most programming language constructs. जो जितनी लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं उनको कंपाइल करने के लिए, उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, ग्रामर जो है बेसिकली उसके जो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है उनको एक तो डिफाइन करती है, दूसरा उसको कंस्ट्रेंट कर देती है. कंपाइलर को, जो भी हम कंपाइलर बिल्ड करते हैं, जो कंपाइलर यूज़ करते हैं, उसको कंस्ट्रेंट कर, यानी कि एज अ इंटरप्रिटेशन काम करती है उस लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट और कंपाइलर के दरमियान CFG. इसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, जिसे आगे डिफरेंट चीज़ें जनरेट होती हैं, डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट एक्सप्रेशन जनरेट होती हैं. इंटरमीडिएट नोड्स, बेसिकली किसी भी पार्स ट्री के होते हैं वो सारे नॉन टर्मिनल्स होते हैं. देन सेट ऑफ टोकन्स, जो कि लीव नोड्स होते हैं किसी भी ट्री के, जो कि इसके रिजल्ट में, ग्रामर के रिजल्ट में हम जनरेट करते हैं ताकि उसे कोई भी एक्सप्रेशन जो है उसको ड्राइव कर सकें. सेट ऑफ प्रोडक्शंस, जो पर्टिकुलरली यूज होती हैं किसी भी एक्सप्रेशन को या सेट ऑफ एक्सप्रेशंस को ड्राइव करने के लिए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रामर. एंड फाइनली द डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल, कि जो डेजिग्नेटेड स्टार्ट सिंबल है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें कहीं ना कहीं से कुछ सिरा चाहिए जहाँ से हम अपने जो है ग्रामर को की डेरिवेशन को, किसी एक्सप्रेशन की डेरिवेशन को स्टार्ट कर सकें फ्रॉम द गिवन ग्रामर एंड फ्रॉम जो भी हमारी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है. सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इज डन बाय अटैचिंग रूल्स और प्रोग्राम फ्रेगमेंट्स टू प्रोडक्शंस इन द ग्रामर. तो जो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन है, बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, उसी ग्रामर के साथ कुछ रूल्स ऐड कर देते हैं जो ये डिफाइन करती है कि इसकी अब सिमेंटिक्स क्या होंगी. An attribute is a quantity associated with the programming construct. Attribute उसकी बेसिकली वैल्यूज होती हैं, जिस तरह डेटा टाइप्स हैं, वो मेमोरी में कहाँ पे जगह है, उस प्रोग्राम ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, कितनी स्पेस उसको चाहिए, और इस किस्म के डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो जितनी उसकी क्वांटिटीज होती हैं, सब के सब एट्रीब्यूट्स में हम मिक्स कर देते हैं उस सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के अंदर. A syntax-directed translation scheme is a notation for attaching program fragments to the productions of the grammar. यानी कि जो प्रोग्राम के डिफरेंट चीज़ें हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, उसको जो प्रोडक्शंस हैं ग्रामर की, जो ग्रामर है बेसिकली ग्रामर बेस ही प्रोडक्शंस पे करती है, तो उनके साथ हम इसको एसोसिएट कर देते हैं. देन पोस्ट फिक्स नोटेशन को हमने स्टडी किया था. पोस्ट फिक्स नोटेशन बेसिकली क्या थी कि किसी भी, लेट्स सपोज जो हमने मशहूर ज़माना एग्जांपल यूज करते हैं 9 - 5 + 2 को पोस्ट फिक्स के अंदर हमने चेंज किया था इस फॉर्म के अंदर, दैट इज 9 5 - 2 प्लस इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स. आज हम थोड़ा सा इस ओवरव्यू में ही डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली इसको जो है पोस्ट फिक्स में क्यों हमने कन्वर्ट किया. दो इसके और भी हम स्ट्रक्चरल इसमें इसको किसी और स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन पोस्ट फिक्स में इसलिए किया ताकि हम इसको जब एवेल्युएट करना चाहें, जब हम इसकी प्रोग्राम लिखना चाहें, जो इसका एक फाइनल कोड जनरेशन होगी, इंटर जो असेंबली लैंग्वेज का कोड एक जनरेट होता है. फॉर एग्जांपल हमने इसी एक्सप्रेशन के लिए ही कंपाइलर लिखना है, सेम, हमें और कोई कंस्ट्रक्ट नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के इसको पोस्ट फिक्स में ही क्यों कन्वर्ट किया. अब ये हमारे पास स्टैक है. स्टैक बेसिकली हमारे पास मेमोरी स्पेस है जो कि मेन मेमोरी को डिपिक्ट कर रही होती है. ये मेन मेमोरी की एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन है, रफ, दो इट्स वेरी रफ लेकिन स्टिल. अब इसमें सबसे पहले मैंने 9 को पुश किया, देन मैंने 5 को पुश किया तो 9 नीचे चला गया और 5 ऊपर आ गया. देन इसी तरह तरतीब वाइज, देन माइनस को पुश किया तो अब क्या हुआ, माइनस ऊपर आ गया और 5 और 9 नीचे आ गया. इसी तरह जब मैं सारे पुश करूंगा तो फाइनली जो मेरे पास आएगी दैट इज +2 -
5 एंड 9। इसके अंदर जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, पॉप करूंगा, यानी कि जब मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूंगा तो मैं यहां से इसको स्टार्ट करूंगा। ये बेसिकली इसके स्टार्ट में होगा, ये कुछ इस किस्म से इसकी पोजीशन बनेगी। अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर लूं, 9 5 माइनस 2 प्लस। अब जब मैं इसको स्टैक में दो चीजें होती हैं, एक पुश के उसके अंदर डालना, एक पॉप उसको एक्सट्रैक्ट करना। इसमें फिर आगे डिफरेंट लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, डिफरेंट चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं, किस तरह हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है और किस तरह उसको निकालना है। तो मैं फिलहाल इसको उस डिटेल, उस कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जा रहा। तो 9 5 माइनस 2 प्लस के ये पोस्ट फिक्स की फॉर्म में इसको हमने जो कन्वर्ट किया था, अब इसको हम देखेंगे कि किस तरह एग्जीक्यूट करना है, किस तरह इसकी प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले जब वो पॉप करेगा तो पॉइंटर हमेशा टॉप पे पॉइंट कर रहा था स्टैक के अंदर। जब उसको पॉप करेगा तो उसके पास आ जाएगा 9, देन वो पॉप करेगा तो उसके पास आ जाएगा 5, देन वो, और जैसे ही एक रूल है कि जैसे ही मतलब जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे होंगे ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग के अंदर, इंटरमीडिएट कोड के अंदर, तो एक रूल होता है स्टैक के ऊपर कि जैसे ही इसको ऑपरेटर मिलेगा, बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि ये कंपाइलर हम लिख के बाइनरी ऑपरेटर के लिए तो हमने ये रूल डिफाइन किया, जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा तो ऊपर वाले जो दो पैरामीटर्स होंगे उससे पहले पुश हुए वो ऑपरेशन उन दोनों ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म कर देगा। मींस के इसको 9 माइनस 5 मिला है, 9 5 माइनस, तो ये 9 माइनस 5 कर देगा और इसका रिजल्ट जो है दैट इज 4, वो इन तीनों की जगह इसका रिजल्ट स्टोर कर देगा। ये तीनों अब निकल चुके हैं स्टैक से, इन तीनों की जगह जो एक चीज है वो 4 आ जाएगी। सिमिलरली अब पुश करेंगे, पॉप करेंगे तो 4, देन 2 और देन प्लस। सिमिलरली जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि स्टैक के ऊपर ओनली वैल्यू जो रह जाएगी वो 6 होगी, जो कि नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में यूज हो सकती है, हम इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हम इसको पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने आपको सारा सिनेरियो क्लियर नहीं किया, इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं कि किस तरह पुश होना है, किस तरह पॉप होना है, किस तरह पुश होना है। वो जब पूरा प्रोग्राम सीक्वेंस में देखेंगे तब हम देखेंगे कि ये पुश पॉप की बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी थी। देन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और ट्रांसलेशन से जब हम नेक्स्ट फेज में जाते हैं तो हमें पार्सिंग से जो है इंट्रोड्यूस कराया गया कि पार्सिंग क्या चीज है। पार्सिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड फिगरिंग आउट हाउ टू ड्राइव, के उस ग्रामर से स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करते हुए हमने वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ड्राइव कैसे करना है। सो पार्सर टेक्स एट मोस्ट बिग O n क्यूब टाइम टू पार द स्ट्रिंग ऑफ n टर्मिनल्स, जिसमें n टर्मिनल्स हो, उस स्ट्रिंग को पार्स करने के लिए हमें मैक्सिमम जो टाइम चाहिए वो बिग O n क्यूब है। देयर आर 2 टाइप ऑफ पार्सिंग्स जो हमने स्टडी की लास्ट टाइम। फर्स्ट इज टॉप डाउन पार्सिंग एंड सेकंड इज बॉटम अप पार्सिंग। बॉटम अप पार्सिंग को अभी हमने नहीं देखा, जस्ट हमने जो लास्ट एग्जांपल देखी थी वो टॉप डाउन पार्सिंग की थी। सो इन दिस a recursive decent parsing in which the look ahead symbol होता है जो currently input symbol को point कर रहा होता है। Unambiguously determines the flow of control through the procedure body for each known terminal is called predictive parsing। Means के जहाँ पे ट्री को बनाने में हम कंफ्यूजन का शिकार ना हो, मीन्स के लुक अहेड सिंबल कंफ्यूज ना हो, उसको कोई एम्बिग्यूटी नजर ना आए कि मैंने इस प्रोडक्शन पे जाना या इस प्रोडक्शन पे जाना, सेकंड प्रोडक्शन पे यूनिक प्रोडक्शन उसको मिले किसी एक लुक अहेड सिंबल के लिए फ्रॉम इन ग्रामर, तो वो जो है प्रोसेस उसको कहते हैं प्रेडिक्टिव पार्सिंग। मीन्स ग्रामर में कोई इशू नहीं है। देन हमने एक चीज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लास्ट लेक्चर चेक की थी, दैट इज फर्स्ट ऑफ अल्फा। दिस इज द सिंबल नोन एज अल्फा, जो कि सिर्फ एज ए सिंबल यूज कर रहे हैं। इसमें इसकी जगह आप कोई भी सिंबल यूज कर रहे हैं, इट्स नॉट कंपल्सन कि हम इसी सिंबल का यूज करें, बट वी हैव टू पिक अप वन सिंबल, सो वी पिक्ड इट द ट्रेडिशनल सिंबल। First of alpha is the set of terminals that appear as the first symbols of one or more strings generated from alpha। Means कि जिस तरह इस नॉन टर्मिनल के लिए और इस नॉन टर्मिनल के लिए हम देखते हैं कि कितनी टर्मिनल्स इससे जनरेट हो सकते हैं, जो कि फर्स्ट टर्मिनल जो किसी भी प्रोडक्शन से जनरेट हो रहा फॉर एनी नॉन टर्मिनल
इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑफ दैट नॉन टर्मिनल। फॉर एग्जांपल, अगर हम फर्स्ट ऑफ सिंपल चेक करना चाहें इस एग्जांपल में, जो कि नीचे कैलकुलेट भी है, लेकिन स्टिल इस नॉन टर्मिनल से कौन सा टर्मिनल जनरेट हो रहा है सबसे पहला, तो ऊपर देखें इस एक्सप्रेशन से, इसमें जो नॉन टर्मिनल है हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे, फर्स्ट हमेशा उन नॉन टर्मिनल्स के होंगे जो लेफ्ट साइड पे होंगे। तो टाइप के लिए इसमें कोई सिंपल जनरेट नहीं हो रहा, ये सिंपल जो है लेफ्ट साइड पे है प्रोडक्शन के, तो इसमें हमने देखना कि कितने टर्मिनल जनरेट हो रहे हैं। इस ग्रामर को, इस पार्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंपल इंटीजर और देन साथ सिंपल अगेन करेक्टर, देन अगेन सिंपल एंड न्यूमेरिक डॉट डॉट न्यूमेरिक। मीन्स कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको मजीद क्लैरिफाई करें तो अब हमने देखना है कि इससे कौन कौन सी चीजें जो हैं जनरेट कर सकते हैं। इंटीजर, जो फर्स्ट इंटीजर है किसी भी प्रोडक्शन में, फर्स्ट सिंपल, सिंपल से हम इंटीजर जनरेट कर सकते हैं फर्स्ट में, तो हम यहां पे लिख देंगे इंटीजर। देन सिंपल से हम करेक्टर जनरेट कर सकते हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे करेक्टर। देन सिंपल से हम जब पहला डिजिट है दैट इज नम, न्यूमेरिक की शॉर्ट फॉर्म है, तो यहां पे हम नम लिख देंगे। तो फर्स्ट जो नॉन टर्मिनल है हमारे पास, सिंपल जो नॉन टर्मिनल है हमारे पास, उसका फर्स्ट का जो सेट है दैट कंप्राइजेज ऑन दीज, ये सेट है, तो इसको हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे इस फॉर्म में। तो एग्जैक्टली इसने इसी तरह इसको कैलकुलेट किया हुआ है। सिमिलरली अगर फर्स्ट ऑफ टाइप को चेक करें तो बेसिकली ये बनता था सिंपल, देन एंड देन एरे, क्योंकि तीन चीजें ही उसकी जनरेट हो रही हैं। लेकिन यहां पे अगर हम गौर करें तो जो सिंपल है वो एक नॉन टर्मिनल है, तो जो फर्स्ट होगा वो हमें, वो जिस तरह के डेफिनेशंस में जाहिर है दैट इज अ सेट ऑफ टर्मिनल्स, तो वो हमेशा टर्मिनल्स होंगे। तो जिस नॉन टर्मिनल का फर्स्ट सिंबल के सेट में कोई नॉन टर्मिनल आ जाए तो हम उस नॉन टर्मिनल का फर्स्ट ऑफ सेट से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो सिंपल का जो नॉन टर्मिनल है वो ये तीन है, तो हमने अपने फाइनल आंसर के अंदर सिंपल की जगह इन तीनों से उसको रिप्लेस कर दिया और ये दोनों वैसे ही लिख दिए जैसे यहाँ पे लिखे हुए थे। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट। ये यूज कहाँ होता है, इसको हम बेसिकली ओवरहेड से बचने के लिए यूज करते हैं। मीन्स कि अगर कंपाइलर का लुका हेड सिंबल जो है, जो इनपुट एक्सप्रेशन को पॉइंट कर रहा है, वो किसी प्रोडक्शन के पहले फर्स्ट एलिमेंट से ही नहीं मिल रहा, तो मीन्स के बाकी प्रोडक्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने जब भी कोई ना कोई प्रोडक्शन से रिप्लेस होना है वो फर्स्ट एलिमेंट लाजमी आएगा उस जो आ रहे हैं। तो हम सिर्फ फर्स्ट से चेक करेंगे, अगर उसे मैच कर गया फिर बाकी प्रोडक्शन से इसको मैच करेंगे। अगर वो उसी से मैच नहीं कर रहा तो हम बाकी प्रोडक्शन से उसको मैच नहीं करेंगे और वहां पे एरर जनरेट कर देंगे या नेक्स्ट जो प्रोडक्शन है उससे मैच करना स्टार्ट कर देंगे। देन एट लास्ट वी सॉ लेफ्ट रिकर्जन। लेफ्ट रिकर्जन बेसिकली एक ऐसी इन्फिनिट लूप है जिसमें अगर ग्रामर स्टक हो जाए या जब हम उसको पार्स कर रहे हैं तो वो स्टक हो जाए, तो दैट इज नोन एज लेफ्ट रिकर्जन। मीन्स कि किसी भी प्रोडक्शन का जो नॉन टर्मिनल है लेफ्ट हैंड साइड और उसकी जो राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्शन का पहला सिंबल है दैट इज आल्सो ए नॉन टर्मिनल एंड सेम एज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जिसकी हम प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इन्फिनिट लूप के अंदर वो स्टक हो जाता है, उसको लेफ्ट रिकर्जन कहा जाता है। लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, राइट रिकर्सिव प्रोडक्शंस यूज करते हैं। फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल कि हम इसको क्या करेंगे, जितने नॉन टर्मिनल्स हैं, जितनी इसकी प्रोडक्शंस हैं जो कि क्या चीज हैं,
आगे इसके डिफरेंट मजीद हो सकते हैं, गैमा भी हम ले सकते हैं, मतलब जितने इसके ऐसे पार्ट्स प्रोडक्शंस के जो कि सेट ऑफ टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स कोई भी हो सकते हैं अदर देन द जिनके स्टार्ट में वो हो सेम नॉन टर्मिनल जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, लाइक ए जिसमें हमने सपोज किया। तो बेसिकली अल्फा एंड बीटा सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स दैट डू नॉट स्टार्ट्स विद ए। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये स्टेटमेंट कि अल्फा और बीटा और गैमा वो चीजें हैं जो इसकी प्रोडक्शंस का तो हिस्सा हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं है जो स्टार्ट हो रही हो ए से। तो उनको हम क्या करेंगे, सिंपली एक नया नॉन टर्मिनल लेंगे, उन तमाम प्रोडक्शन के साथ उसको मर्ज करेंगे और उस प्रोडक्शन के लिए जिसके साथ वो लेफ्ट हैंड साइड पे वो स्टार्ट हो रहा उसको पहले लिखेंगे बाकी पार्ट को, और उस लिख के देन उसको एडिशन एक कर देंगे नल की। तो ये हमने बेसिकली इसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया राइट रिकर्सिव प्रोडक्शन के साथ और लेफ्ट फैक्टरिंग इसमें रिमूव होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कहीं से भी उसको स्टार्ट में नहीं ला सकते, मींस कि ये राइट साइड पे चला गया। अगर हम इसको आर से करेंगे तो सिंपल नल और सिंपल बीटा आ जाएगा जो कि ये है। अगर हम उसको ए अल्फा करेंगे और लेट्स सपोज ए से, और चूंकि कोई प्रोडक्शन नहीं है तो ए से आगे जो चीजें हैं वो हम सब उसके साथ मर्ज कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसने किसी ना किसी के साथ रिप्लेस होना है, या अल्फा के साथ या बीटा के साथ। तो हम उसको अगर अल्फा हमें चाहिए तो हम उसको सिंपल आर को अल्फा से करके आर बाद में और सेकंड टाइम पे आर को नल से रिप्लेस कर देंगे। तो नाउ वी मूव टुवर्ड्स टुडेज लेसन। टुडे विल सी ट्रांसलेशन फॉर सिंपल एक्सप्रेशंस। और हम एक ट्रांसलेटर को चेक करेंगे जो कि सिंपल एक्सप्रेशंस को ट्रांसलेट करेगा। इसके अंदर हम दो मेजर चीजें को देखेंगे, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट सिंटैक्स एंड अडॉप्टिंग द ट्रांसलेशन स्कीम, कि हमने ट्रांसलेशन स्कीम को अडॉप्ट कैसे करना है। देन हम लेक्सिकल एनालिसिस के फेज को चेक करेंगे, लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है। इसमें हम इन चार चीजों पे आज फोकस करेंगे, दैट इज रिमूवल ऑफ वाइट स्पेस, देन रीडिंग अहेड एंड कोड कॉन्स्टेंट्स। बेसिकली कॉन्स्टेंट्स जो है हमको कैसे हमने उसमें से निकाल के और मर्ज करना है अपने लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर, और कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स में कैसे डिफरेंस करना है, क्या मैकेनिज्म होगा हमें पता लगेगा कि ये कीवर्ड है या ये आइडेंटिफायर है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन यूजिंग जावा प्रोग्राम। हम इसमें जो एक फॉर्मेट करेंगे, जो भी प्रोग्राम लिखेंगे या जो चेक करेंगे वो या जावा में होगा या उसका सूडो कोड होगा। सूडो कोड मीन्स आपको इसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम उसको अगर चेक करेंगे तो जावा की जो लैंग्वेज है उसके अंदर चेक करेंगे तो जावा बेस्ड प्रोग्राम होगा। ये बेसिकली क्या करता है, इट्स वेरी सिंपल ट्रांसलेटर, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेटर, जो सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस को फोकस कर रहा है और उसको क्या करेगा, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। स्कीम वही पुरानी है जो हम पहले देखते आए हैं। इस चीज की हम ट्रांसलेशन करेंगे, दैट इज एक्सप्रेशन प्लस टर्म, एक्सप्रेशन माइनस टर्म, टर्म एंड जो टर्म्स हैं या डिजिट्स, हमने अगर टर्मिनोलॉजी यूज की थी, वेरिएबल हम कोई भी यूज कर सकते हैं, तो वो सब 0 से लेके 9 तक हैं। ट्रांसलेटर फॉर सिंपल एक्सप्रेशंस के अंदर अब जो ग्रामर है वो हमारे पास है लेफ्ट रिकर्सिव। अभी हमने लेफ्ट रिकर्सिव को थोड़ा सा इन डिटेल स्टडी किया था। अभी हम इस ग्रामर की अगर हम देखें तो जो इसके अंदर प्रॉब्लम है दैट इज लेफ्ट रिकर्जन, कि इसकी ये दो प्रोडक्शन जो हैं ये लेफ्ट रिकर्जन में इन्वॉल्व हैं। एक कंस्ट्रेंट भी हमने देखी थी कि जिस ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्जन हो उसकी रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग जो है वो नहीं हो सकती, मीन के वहां पे वो एरर आ जाएगा और वो स्टक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद हम इसको इस काबिल बनाएंगे कि ये प्रेडिक्टिव पार्सर इसको हैंडल कर सके। So predictive, because predictive parser cannot handle our left recursive grammar, so we have to remove it. अब हम इसको remove कैसे करेंगे? This is the remove form. हम उसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए हमने इसको remove कैसे किया है, हम यहाँ पे इस ग्रामर को लेंगे और इसकी एक एक्सप्रेशन को कि लेफ्ट रिकर्जन जो है वो खुद से रिमूव करके देखेंगे कि किस तरह इसको रिमूव करना है।
तो इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल के अंदर हम थोड़ा सा इसको चेक करेंगे कि किस तरह हमने इसको कन्वर्ट करना है इस फर्स्ट स्टेटमेंट को। सो दिस इज आवर एग्जांपल स्टेटमेंट, जिसको अभी हम कन्वर्ट, इसकी लेफ्ट रिकर्जन, दिस इज लेफ्ट रिकर्जन, तो इसको हम अभी रिमूव करेंगे। जो हमारे पास नुस्खा है, जो हमारे पास इसका फार्मूला है, दैट इज ए से अगर कोई लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो रही हो या इस किस्म की फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म अब हम इसके अंदर बनाएंगे। अगर ये फॉर्म बन रही है तो इसकी लेफ्ट रिकर्जन हम किस तरह रिमूव करेंगे, बीटा आर एंड आर से नल, तो ये उसकी हम फॉर्म जो है रिमूव करेंगे। यहां से अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने इसको किस तरह रिप्लेस करना है। सपोज दिस इज ए, ये हमारे पास ए है, ये प्लस टर्म प्रिंट सारी अल्फा है। इसके अंदर हमारे पास बीटा कोई नहीं है, तो हम बीटा को फिलहाल इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल हमारे पास जो चीज है, लेट्स सपोज अगर हमने इसको बीटा इंक्लूड करना है तो टर्म इसके अंदर हमारे पास बीटा है, तो इसको अब हम बीटा कंसिडर करेंगे। देन इसको रिमूवल के लिए जो पहला स्टेप होगा दैट इज एक्सप्रेशन। ये अब यहां पे हम इसको एक्सप्रेशन के बाद टर्म दैट इज बीटा, ये बीटा के बाद आर हमने एक नई टर्म ली है, यहां पे हम इसको पूरा रेस्ट कर देते हैं। तो दिस इज आर, देन अगेन रेस्ट टू अल्फा। अल्फा हमारे पास प्लस टर्म और प्रिंट प्लस टर्म प्रिंट एंड रेस्ट स्लैश नल। तो ये चीज अब हमने इसकी इस ग्रामर को जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी लेफ्ट रिकर्जन जो है वो रिमूव हो गई है। सो लेट्स सी कि हमने इसकी लेफ्ट रिकर्जन रिमूव की है, आया वो रिमूव हुई है या नहीं। सो ये रिजल्ट था हमारे पास इस पर्टिकुलर एग्जांपल का, जिसमें एक्सप्रेशन से टर्म रेस्ट और रेस्ट से ये चीज हमने की। एंड दिस इज फॉर सेकंड एक्सप्रेशन जो अलहदा था, एंड पे नल, कि चूंकि माइनस के लिए भी थी तो उसकी भी लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर दी, फर्स्ट वाले की भी कर दी, और टर्म से रेस्ट एक ही प्रोडक्शन, एंड बाकी प्रोडक्शन इज ऑलरेडी नॉट लेफ्ट रिकर्सिव, तो वो उसको हमने एज इट इज रहने दिया। यहां तक आके हमने अपनी ग्रामर की, जिसकी ट्रांसलेटर हम जिसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, जो एक सिंपल एक्सप्रेशन को ट्रांसलेट करता है, उस ग्रामर की लेफ्ट रिकर्जन हमने रिमूव कर दी। लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने के बाद ये ग्रामर को अब प्रेडिक्टिव पार्सर आसानी से हैंडल कर लेगा। सो लेट्स सी इट। इसमें सेकंड चीज जो है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट सिंटैक्स, कि हमारे पास अब उस एग्जांपल का कोई कंक्रीट जो है वो उस एक्सप्रेशन का सिंटैक्स होना चाहिए। A useful starting point for designing a translator is a data structure called an abstract syntax tree. Means के वो उसमें को जो और चीजें इन्वॉल्व हो जाती, मीन्स जिस तरह हम पूरी कैलकुलेशंस करते थे, वो सारे वेरिएबल्स, टर्म, एक्सप्रेशंस, जितनी नॉन टर्मिनल थे वो सब निकाल दें। जो एग्जैक्ट जिनके साथ हमने डील करना है सिर्फ वो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स जो है उस पार्स ट्री में एंटर कर दें, एंड दैट पार्स ट्री इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। So in an abstract syntax tree for an expression, each interior node represents an operator. The children of the node represent the operands of the operator. For example, कि जो parse tree हमारे पास 9 minus 5 plus 2 का है, उसके अंदर से अगर हम देखें तो each interior node represents an operator. तो जितने interior nodes हैं, this is interior node and this is interior node, these are operators. ये भी operator है and this is also an operator. तो ये दो operators हैं। Children of the nodes, जितने children हैं इसमें 3 children हैं, first, second and third, represent the operands of the operator. तो ये obviously इसके operands हैं और ये पूरे का पूरा इसका operand है। तो इन चीजों को हम देखेंगे कि ये किस तरह सिंटैक्स ट्री जो है आगे जाके किस तरह हम यूज करेंगे या किस तरह यूज होता है। लेकिन बहरहाल इसमें सिंपलिसिटी इस वजह से आ जाती है कि बाकी सब चीजों से हमें जो है
वो निजात मिल जाती है। सिर्फ हम फोकस करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर और ऑपरेटर्स के ऊपर। सो नेक्स्ट वी सी अडॉप्टिंग ट्रांसलेशन स्कीम। The left recursion elimination can also be applied to productions containing semantic rules। तो जिस ग्रामर की हमने लेफ्ट रिकर्जन मूव की थी उसमें अभी सेमेंटिक रूल्स इन्वॉल्व नहीं थे, तो अब हम सेम लेफ्ट रिकर्जन का जो रिमूवल का जो प्रोसेस है वो इंक्लूडिंग सेमेंटिक्स उस पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट रिकर्जन टेक्निक एक्सटेंड्स टू मल्टीपल प्रोडक्शंस। द टेक्निक ट्रांसफॉर्म द अडॉप्टेशन। सिंपल यही सेम फॉर्म है, इसमें हमने एक चीज एक्स्ट्रा कि इसमें दो के साथ हो रहा है, जो हमारी लास्ट एग्जांपल थी इसमें भी वो दो एक्सप्रेशंस के साथ ही इन्वॉल्व था। लेफ्ट रिकर्जन जो थी दो के साथ ही इन्वॉल्व थी। प्रोसीजर इज सेम कि हमने जितने भी लेफ्ट रिकर्सिव हैं उनको अलहदा करके और साथ उसके नल एक अटैच कर देना। सेकंड स्टेप क्या होगा? ट्रांसफॉर्म प्रोडक्शंस दैट हैव एम्बेडेड एक्शंस। फॉर एग्जांपल जो हमारी ट्रांसलेशन स्कीम थी दैट इज एग्जैक्टली दिस। इसमें एक प्रिंट की फॉर्म है, ये इसके एग्जैक्ट क्या चीज है? सिमेंटिक एक्शन है कि क्या सिमेंटिक परफॉर्म करना है, वहां पे प्रिंट करना है, प्रिंट एंड दीज ऑल थिंग्स। तो इसमें जो ए होगा हमारे पास वो एक्सप्रेशन अल्फा टर्म जो लास्ट टाइम हमने यूज की थी अपनी एग्जांपल में दैट इज, एंड बीटा इज सेम फॉर माइनस के साथ, और जो ओमेगा है वो हम सिंपल टर्म के लिए यूज कर रहे हैं। तो इस सेम प्रोसीजर को जो हमने लास्ट टाइम फॉलो किया उसको कंप्लीट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा दैट इज समथिंग लाइक दिस। एक्सप्रेशन टर्म रेस्ट, और रेस्ट से ये चीजें जनरेट हो रही हैं, फर्स्ट सेकेंड देन अगेन दिस एंड दिस, और ये इसके सिमेंटिक एक्शंस हैं जो उसके साथ इन्वॉल्व है। तो जो फाइनल हमारे पास ग्रामर लेफ्ट रिकर्जन जिसमें एलिमिनेट हुई होगी वो ये उसकी फाइनल फॉर्म है। इसमें जो एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं, जो सूडो कोड्स यूज हो रहे हैं वो ये चीज है। फर्स्ट इज वॉइड एक्सप्रेशन जहां से स्टार्ट होगा, सेकंड जो रेस्ट टर्म्स के लिए हैं, और वॉइड टर्म के लिए जो हमने एक जैसे डिजिट सारे जनरेट होंगे। इसमें क्या चीज है कि जब एक्सप्रेशन के पास आएगा तो सबसे पहले टर्म से वो यहां पे आ गया। अगर टर्म से लुक अहेड इज अ डिजिट तो मैच लुक अहेड प्रिंट टी, एल से रिपोर्ट एरर यहां पे वापस जाएगा, और रेस्ट में रेस्ट से फिर इफ लुक अहेड प्लस है तो प्लस करेगा तो प्रिंट प्लस, अगर प्लस नहीं है तो माइनस और प्रिंट माइनस। इसमें जो एक चीज यूज हो रही है दैट इज रेस्ट, यानी कि यहां से प्लस करने के बाद वो दोबारा रेस्ट के पास जाती है कॉल, रिकर्सिव कॉल। अगर हम देखें तो जब प्लस हो जाएगा तो प्लस के बाद दोबारा प्लस का निशान नहीं आएगा। ये थोड़ी सी लॉजिकल चीज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एक्सप्रेशन को ही देखें जो पोस्ट फिक्स का एक्सप्रेशन है 2+, जब एक दफा प्लस आ जाएगा तो दोबारा प्लस का कोई चांस नहीं है कि वो आए, बिकॉज हर ऑपरेटर के लिए अगर हम पास ट्री को देखें थोड़ा सा, जो हमने एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री देखा था, उसके अंदर एक ऑपरेटर के लिए जो दो ऑपरेंड्स हैं वो ये इनका रिजल्ट होगा, यानी कि 9 - 5 4 और ये 2। तो जो एक ऑपरेटर है उसके दो ऑपरेंड्स होंगे और वो उन्हीं पे अप्लाई होगा, मींस के उसके लिए दोबारा ऑपरेटर नहीं आएगा। तो हमें अगर रेस्ट को कॉल करने की बजाय यहां से कंटिन्यू कर दें और इस चीज को रिमूव कर दें, सिंपल यहां से इसको आगे कंटिन्यू कर जाए, उसको दोबारा रेस्ट की कॉल जो है उसको ना मिले, तो फिर ये एल से भी निकल जाए, इफ सिंपल, उसके बाद ये इफ सेकंड एंड इफ रिमूव हो जाए। तो इस इकदाम से हम इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने सिंपल क्या किया, रेस्ट का जो प्रोसीजर था उसको, उसके अंदर जो कॉलें थी फॉर स्ट्रक्चर के अंदर, जो हमने इफ का स्ट्रक्चर यूज किया था, और जो काम हम इसकी रिकर्सिव कॉल से ले रहे थे उसको हमने लूप के अंदर इम्बेड कर दिया कि जब तक उसको ट्रू मिलता रहता है वो यहाँ पे काम करता रहे। मींस कि अब यहाँ पे क्या होगा, जब उसको प्लस मिलेगा कंटिन्यू, कंटिन्यू के बाद वो क्या करेगा, क्योंकि इफ एग्जीक्यूट हो चुका है तो एल्स में नहीं जाएगा, ब्रेक, ब्रेक के बाद वाइल। अब चूंकि यहाँ पे मैच हो चुका है तो ट्रू करेगा, तो दूसरी बारी प्लस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली माइनस में जाएगा, यानी कि वो जो काम हम रिकर्जन से ले रहे थे वो काम हम लूप से लेंगे। तो रिकर्जन की चूंकि ओवरहेड ज्यादा है,
लूप का ओवरहेड कम है, रिकर्जन का ओवरहेड ज्यादा है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया अपने इस कंप्लीट प्रोसीजर को रिकर्जन रिमूव करके. So this is the pseudocode which eliminates tail recursion in this particular procedure known as rest in our scenario. Now structure of our compiler के जो compiler हम basically देखने जा रहे हैं, simple compiler, उसका जो structure है वो क्या चीज़ है? Source program, lexical analyzer, जो source program character stream है, lexical analyzer ये token stream generate करेगी. token stream से क्या होगा हमारे पास? सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, और वो जावा का बाइट कोड, या इस एग्जांपल में चूंकि हमने जावा का जिक्र किया था तो ये जावा का बाइट कोड जनरेट करेगी, और साथ साथ सिंटैक्स डेफिनेशन जो ग्रामर है वो इससे लेगी, और जेवीएम की अगर कोई चीज़ है जावा वर्चुअल मशीन की तो इससे लेगी. बट मेन चीज़ जो फोकस है वो ये चीज़ है कि लेक्सिकल एनालिसिस टोकन स्ट्रीम जाएंगे सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन को, जो कि इसकी जावा बाइट कोड जनरेट करेगा. सो अब हम जो अपना फोकस रखेंगे फ्रॉम दिस स्लाइड ऑनवर्ड्स वो होगा लेक्सिकल एनालाइजर के ऊपर. तो सबसे पहले हम लेक्सिकल एनालाइजर को देखते हैं कि वो क्या करता है. टिपिकल टास्क परफॉर्म्ड बाय लेक्सिकल एनालाइजर इज रिमूव वाइट स्पेसेस एंड कमेंट्स, यानी कि जो वाइट स्पेसेस और कमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देता है. वाइट स्पेसेस वो चीज़ है जो नॉर्मली ज्यादा लैंग्वेजेस अलाउ करती हैं अपने टोकन्स के दरमियान उनको, ताकि जो प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर रहा है वो जरा क्लियरली प्रोग्रामिंग कर सके, उनको रिमूव कर देती है. और कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स का प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ यूजर फ्रेंडली होता है ताकि अगर उस कोड को डीबग कर रहा है तो वो उस चीज को मजीद बेहतर तरीके से हैंडल कर सके. सेकेंड, एनकोड कांस्टेंट एज टोकन्स, रिकॉग्नाइज कीवर्ड्स, रिकॉग्नाइज आइडेंटिफायर्स एंड स्टोर आइडेंटिफायर्स नेम्स इन अ ग्लोबल सिंबल टेबल. इन चीजों को हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. लेक्सिकल एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस में अ सीक्वेंस ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स दैट कंप्राइजेज अ सिंगल टोकन इज कॉल्ड अ लेक्सीम. के अगर कोई सिंगल टोकन है जो कि अब इनपुट क्या हो रही है, एक पूरी स्ट्रीम आ रही होती है, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, उसमें स्पेसेस भी होती हैं, उसमें कमेंट्स भी होते हैं. किसके पास? लेक्सिकल एनालाइजर के पास. लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, उस करैक्टर स्ट्रीम को इस तरह ब्रेक डाउन करता है या इस तरह उसको चॉप करता है कि उसके अंदर से जो टोकन्स होते हैं उनको अलग-अलग कर देता है, और उन टोकन को लेक्सीम्स कहा जाता है. तो लेक्सिकल एनालाइजर अलाउज नंबर्स, आइडेंटिफायर्स एंड वाइट स्पेस टू अपीयर विद इन एक्सप्रेशंस. तो इसके अंदर ये क्या करता है, इन चीजों को अलाउ करता है, नंबर्स को, आइडेंटिफायर्स को, वाइट स्पेसेस को, एंड कमेंट्स आल्सो, कमेंट्स को भी अलाउ करता है. इट कैन बी यूज्ड टू एक्सटेंड द एक्सप्रेशन ट्रांसलेटर. द एक्सटेंडेड ट्रांसलेशन टू अलाउ नंबर्स एंड आइडेंटिफायर्स also including multiply and division will be. तो जो हमारी एक्सटेंडेड ट्रांसलेशन है इस फर्स्ट फेज के नतीजे में, जो लेक्सिकल एनालिसिस का पहला पार्ट है वो कुछ इस किस्म की है. मींस कि इस प्रोडक्शन के अंदर ये प्लस और माइनस का था, ये हमने इसमें जो नई चीज इन्वॉल्व किया वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व करती है. मींस कि अब ये एक्सप्रेशन जो हम जिसका ट्रांसलेटर हम बना रहे हैं, ये एक्सप्रेशन अब हैंडल करेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को. इसमें दो चीजें मजीद ऐड हो देंगी. पहले चीज जो थी दैट इज एसोसिएटिविटी, जो कि हमने स्टडी किया था. अगर सिर्फ प्लस और माइनस होता तो जो हमारी जो एसोसिएटिविटी थी सिर्फ वो एक हम उसको मद्देनजर रखते. लेकिन अब चूंकि हमारे पास एक और चीज भी इन्वॉल्व हो गई है, यानी कि दो ऐसे एक्सप्रेशन हो चुके हैं जिनकी एसोसिएटिविटी तो हम चेक करेंगे ही, लेकिन उसके साथ उसकी प्रायोरिटी भी चेक करेंगे कि इसमें से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है. प्रेसिडेंस, जिसको हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है,
मीन्स कि अगर मैं एक एग्जाम्पल एक्सप्रेशन यहाँ पे लूं 9 - 5 मल्टीप्लाई 2, अब प्लस की जगह मैंने मल्टीप्लाई यूज कर लिया। तो इस एक्सप्रेशन में अब मैं कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करूं, माइनस का या मल्टीप्लाई का? तो ये चीज जो है ये डिसाइड करेगी प्रेसिडेंस। जब दो डिफरेंट प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन में यूज हो रहे हो तब हम वहां पे उस पर्टिकुलर उन दोनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस चेक करेंगे। जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी उस ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करेंगे और जिसकी प्रेसिडेंस कम होगी उस ऑपरेटर को बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल अब हमें पता है कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो हम पहले क्या करेंगे, 5 × 2 10 और 9 - 10 = -1 अकॉर्डिंग टू, अगर हमने इस चीज को फ्लोटिंग को हैंडल किया, अगर नहीं किया तो हम एरर दे देंगे कि 9 में से 10 नहीं निकल सकते। सिमिलरली अगर मैं बात करता सिर्फ इतनी, तो क्या चीज है 9 + 5 - 2। अगर इस एक्सप्रेशन को मैंने हैंडल करना था तो मैं इसमें चेक करता सिर्फ एसोसिएटिविटी के प्लस और माइनस में से किसकी एसोसिएटिविटी ज्यादा है, उसको पहले एग्जीक्यूट करते, क्योंकि ये लेफ्ट एसोसिएटिव है तो इसमें से जो लेफ्ट पे होगा मींस प्लस और माइनस, प्लस की ज्यादा है माइनस की कम है, तो मैं इसको प्लस करने के बाद माइनस करता। अगर मैं यहाँ पे साथ इसी एक्सप्रेशन में एक चीज और ऐड कर दूं × 5, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा वो ये पार्ट होगा इस एक्सप्रेशन का। तो अब इन स्टैरिक और डिवाइड को ऐड करने से अपनी इस ग्रामर के अंदर, इस ट्रांसलेशन के अंदर हमें अब एसोसिएटिविटी के साथ साथ प्रेसिडेंस को भी मद्देनजर रखना है कि इसमें से प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है। तो दिस इज ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो इस हवाले से क्लियर करनी जरूरी थी। अब इसमें हम एसोसिएटिविटी के साथ प्रेसिडेंस को भी चेक करेंगे। बाकी सेम ग्रामर फैक्टर में एक्सप्रेशन। अब फैक्टर के साथ हमने दो चीजें कर ली, एक नंबर और दूसरा न्यूमेरिक वैल्यू है, बेसिकली उसी से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है, इसको छोटा करके लिख दिया। और दूसरा आइडेंटिफायर है, मीन्स के उस आइडेंटिफायर को हम क्या कहेंगे, लग्जीम, और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम जो भी वैल्यूज होगी उसको डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे। न्यूमेरिक मीन्स के 15 20 जो भी हमारे इसमें 9 है 5 है 2 है। और आइडेंटिफायर के अगर कोई हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं दैट इज नोन एज आइडेंटिफायर। तो जो लास्ट स्लाइड में हमने बात की द स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन टू अलाउ नंबर्स एंड आइडेंटिफायर्स, तो इसके अंदर हमने ये दोनों चीजें इम्बेड कर दी। जो नंबर था उसकी सिमेंटिक रूल्स में नंबर उसको असाइन कर दिया और उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू जो उसकी वैल्यू होगी जो उसका एट्रीब्यूट होगा, और जो आइडेंटिफायर है उसको आईडी से कर दिया, और लग्जीम जो है जो भी उस आइडेंटिफायर का नाम है, जिस तरह हम रिजल्ट का वेरिएबल यूज करते हैं, वेरिएबल 1 यूज कर लें या कोई भी और वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, वो उसका लग्जीम है, उस एट्रीब्यूट का नाम लग्जीम है। सेकेंड थिंग जो हमने देखी लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर जिसकी हमने डिस्कस किया वो है रिमूवल ऑफ वाइट स्पेस एंड कमेंट्स। वाइट स्पेस एंड कमेंट्स हम मोस्टली यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। लेट्स सपोज अगर मैं इस चीज को देखूं, इस प्रोग्राम को, दैट इज आल्सो प्रोग्राम, इसके अंदर ये वाइट स्पेस, दिस इज एन वाइट स्पेस, अगेन वाइट स्पेस, अगेन वाइट स्पेस, इस तरह डिफरेंट वाइट स्पेसेस हैं जो हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें नजर आती हैं। इन वाइट स्पेसेस को भी हम रिमूव करेंगे, जो काम लेक्सिकल एनालाइजर का पहला पार्ट करता है। कमेंट्स आर लाइकवाइज इग्नोर्ड ड्यूरिंग पार्सिंग, सो दे मे आल्सो बी ट्रीटेड एज वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस को तो हम इग्नोर करेंगे ही करेंगे, एलिमिनेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन कमेंट्स को भी हम वाइट स्पेस डिक्लेयर कर देंगे और देन उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो इन दो चीजों को हम इस फेज में जो है वो बॉदर नहीं करेंगे। इफ वाइट स्पेस इज एलिमिनेटेड बाय द लेक्सिकल एनालाइजर द पार्सर विल नेवर हैव टू कंसिडर इट। तो अगर हम इसको एलिमिनेट कर देंगे लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर तो पार्सर जो है वो कभी भी इसको बॉदर नहीं करेगा। मीन्स के जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है वो समहाउ इससे रिलेट करता है। जो कोड है
जो इस चीज को रिमूव करता है वो इन 4 लाइंस पे मुश्तमिल है। फॉलोइंग कोड स्किप्स वाइट स्पेस बाय रीडिंग इनपुट कैरेक्टर एज लॉन्ग एज इट सी अ ब्लैंक, अ टैब और अ न्यू लाइन। पीक जो है ये बेसिकली एक पॉइंटर वेरिएबल है, जिस तरह लुक का हेड था, सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। ये क्या करता है, लुक का हेड ऑपरेटर के अंदर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसको पॉइंट कर रहा है, बेसिकली पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। नेक्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर है वो इसके अंदर उसको ये पॉइंट कर रहा है। दिस इज पॉइंटर टाइप वेरिएबल। तो अगर तो ये ब्लैंक है या टैब है तो कोई काम ना करो, डू नथिंग, यानी कि वहां पे हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो कोई न्यू लाइन है तो लाइन में एक इंक्रीज कर दो। तो इस तरह वो जो बेसिकली स्पेसिस जो होती हैं, अगर हम इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करें, सपोज ये हमारा कोई है वेरिएबल इज इक्वल टू, मैंने ये स्पेस दी और ये स्पेस दी, स्पेस को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे इस बॉक्स है, इज इक्वल टू 50। अब इस स्पेस को कोई ना कोई एड्रेस पॉइंट कर रहा होगा। जब मैं इस लाइन में देखूंगा कि यार लाइन +1 कि टोटल लाइंस कितनी हैं 1, जब यहां पे आएंगे इस लाइन पे, तो जब उसको टैब मिलेगा या ब्लैंक मिलेगा या न्यू लाइन मिलेगी, तो वो क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। जब इसको इग्नोर कर देगा तो ये डायरेक्ट इससे बिल्कुल समझे इस तरह लिखा होगा जिसमें कोई स्पेस नहीं और वेरिएबल मीन्स के जो स्पेसिस है उन सबको इग्नोर करता जाएगा। जब इग्नोर करता जाएगा तो उसकी वो जो ऑक्युपाई है किया हुआ उसने मेमोरी वो आज़ाद हो जाएगी। जब वो उसका एड्रेस डिलीट हो जाएगा या वो आज़ाद हो जाएगी तो हम उसको एज अ मर्ज्ड कंसिडर करेंगे। Then reading ahead. A lexical analyzer may need to read ahead some characters before it can decide on the token to be returned to the parser. इस चीज पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या चीज है रीडिंग अहेड। अब लेक्सिकल एनालाइजर का जो हमने रोल देखा था इस बॉक्स में कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, उस कैरेक्टर स्ट्रीम से टोकन्स जनरेट करता है। मींस कि ये हमारे पास स्कीम है, जो भी हम ग्रामर है, अब उसने टोकन्स जनरेट करने, जो भी एक्सप्रेशन इनपुट एक्सप्रेशन होगा उसके लिए। जिस तरह लेट्स सपोज लास्ट टाइम जो हमने पार्स ट्री देखे थे उसके अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट टोकन्स, डिफरेंट लेक्सीम्स, डिफरेंट जो हैं उसने जनरेट किए थे हमारी ग्रामर से, जो एनालाइजर फेज था एनालिसिस के अंदर। अब रीड अहेड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसको ये डिसाइड करने से पहले कि मैं इसको टोकन डिक्लेयर करूं या ना करूं, एक स्टेप आगे जाके देखना पड़ता है कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल 2 कैरेक्टर्स हैं, इसको मैं अभी एक गिन रहा हूं, 2 टोकन हैं, ये 2 चीजें हैं जिनको मैंने अभी टोकन डिक्लेयर करना है या लेक्सीम डिक्लेयर करना है। ये चूंकि लेक्सीम डिक्लेयर हो नहीं सकते, ये टोकन से ही डिक्लेयर होंगे, तो मैंने इसको टोकन डिक्लेयर करना है। लेकिन जो मेरे पास इनपुट है एक्सप्रेशन के अंदर, उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है। मीन्स कि अगर मैं लिख रहा हूं इफ वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेरिएबल 2, अब जब वो लेक्सीम डिक्लेयर करेगा और यहां पे लुक अहेड पॉइंट कर रहा होगा, तब वो फैसला कर सकता है कि ग्रेटर देन जो है वो मैं उसको एक टोकन डिक्लेयर कर दूं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स के अंदर ग्रेटर देन जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है। मीन्स कि वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। दो
अगर मैं सिर्फ ग्रेटर को टोकन डिक्लेयर कर दूं तो सिमेंटिकली ये गलत हो जाएगा, मीन्स कि मेरी लॉजिक वहां पे गलत हो जाएगी, जो मैं काम करना चाह रहा हूं, जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहा हूं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं तब ही एग्जीक्यूट हो जब वो इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो। लेकिन इस सिनेरियो में ये स्टेटमेंट तब तो एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी जब वो बड़ा होगा, लेकिन अगर बराबर होगा तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। मीन्स कि मेरी लॉजिक में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा और जो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो गलत होगा। अगर मैं इसको पहले स्टेप पे ही टोकन डिक्लेयर कर दूं, तो इस चीज से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो रीडिंग हेड वाला कॉन्सेप्ट है लेक्सिकल एनालाइजर के फेज के अंदर या लेक्सिकल एनालिसिस के फेज के अंदर, वो क्या करता है, चेक करता है कि इस पर्टिकुलर सिंबल से अगला सिंबल कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जब उसको देखता है कि इज इक्वल टू है, विच मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये एक ही चीज है, मीन्स कि वो एक ही कंडीशन है जिसको वो चेक करता है। इसको इस तरह हम लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट के अंदर लिख सकते हैं, मीन्स कि इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज अ वैलिड टोकन। अगर रीड हेड की इसमें हम वो इंक्लूड ना करते तो क्या होता कि हमारा प्रोग्राम वो सिर्फ इसको टोकन डिक्लेयर कर देता कि ये टोकन है और पार्सर को बता देता कि जी ग्रेटर देन टोकन, और वो ठीक टोकन है, उसको अगर उसके सिंटेक्स से चेक करें तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम की सिमेंटिक्स से उसको मैच करें तो वो गलत है। मीन्स के एट द सेम टाइम इट इज ट्रू एंड एट द सेम टाइम इट इज फॉल्स। तो इसमें जो चीज गौर करने वाली है वो ये है कि पहली स्टेज पे हमने उसका सिंटेक्स चेक करना है, सेकंड स्टेज पे हमने उसका सिमेंटिक चेक करना है। जो हमने बहुत कंपाइलर की जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी या जो इसके शुरू की फेजेस उसमें हमने एक चीज यही डिस्कस की थी कि इसके अंदर एक ये हो कि जो उसकी ओरिजिनल मीनिंग्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। मीन्स कि जो प्रोग्राम का ओरिजिनलिटी है, जो वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है या जिस मकसद के लिए वो प्रोग्राम लिखा है वो मकसद जो है वो खत्म ना हो, और आगे जाके उसको जब हम उसको इन तमाम फेजेस में से गुजार के फाइनल कोड जनरेट करेंगे जो मशीन लैंग्वेज मशीन टारगेट कोड होगा, उसमें ये ना हो कि इस किस्म की गलतियां होते होते यहां तक पहुंच जाए कि वो एंड प्रोडक्ट कुछ और रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें। मीन्स कि उसमें अगर इनपुट दें तो कुछ और आउटपुट आए, जो हमारा शुरू का स्टार्ट का जो लैंग्वेज कोड है उसको अगर इंटरप्रेट करें या उसको अगर रन करें तो उसमें इनपुट दें तो कोई और आउटपुट आए। तो इस वजह से रीडिंग अहेड की जो एक इसके अंदर प्रोविजन है दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी इन स्पेशली इन दीज सिचुएशंस। अब रीडिंग अहेड के पहले वो इस पे आएगा एंड पे, और अब इसको टोकन डिक्लेयर नहीं करेगा, इसको टोकन डिक्लेयर नहीं करेगा, वो चेक करेगा इससे नेक्स्ट सिंबल क्या है, इसका नेक्स्ट सिंबल ग्रेटर देन, वो चेक करेगा लैंग्वेज कॉन्सेप्ट के अंदर जहां पे हमने इसको सिंबल टेबल के अंदर सारी चीजें दी होंगी कि आया इज दिस अ वैलिड टोकन, or in either case is it a valid identifier, or in third thing is it a valid keyword। तो वो उसको सिंबल टेबल से जाके मैच करेगा। ये सारी चीजें हम सिंबल टेबल में स्टोर करेंगे, देखेंगे इसको किस तरह सिंबल टेबल में एंटर करना है। सपोज कर रहे हैं कि सिंबल टेबल हमारे पास बना हुआ है, तो इज इट अ वैलिड आइडेंटिफायर और टोकन और लेक्सीम, there are three things: identifier, tokens and identifiers, keywords and operators. Is it a valid operator, is it a valid identifier or is it a valid token जो भी जनरेट होगा। तो अगर ये डबल के साथ वैलिड है तो वो इसको डबल के साथ ही टोकन बनाएगा।
अगर कोई ऐसा, अव्वल तो ऐसा है कोई नहीं, आई एम प्रीटी मच श्योर कि जिसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और फॉर द सेक ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल, अगर उसको वेरी थर्ड पे सिंबल पे भी कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो कि एक वैलिड आइडेंटिफायर तो होंगे, जो कि एक वैलिड टोकन है या वैलिड ऑपरेटर है, तो वो उसको साथ इंक्लूड करेगा, उन 3 चीजों का, उन 3 सिंबल्स का एक टोकन बनाएगा. So this is saying an input buffer is maintained from which the lexical analyzer can read and push back characters. तो ये चीज क्या होगी कि एक टेम्पोरेरीली बफर क्रिएट हो जाएगा. इसको, इस चीज को वो परफॉर्म कैसे करता है, एक उसके पास बफर अवेलेबल होता है, उसको पहला सिंबल मिला ग्रेटर, उसने इसको पुश कर दिया बफर के ऊपर, उसको दूसरा सिंबल मिला, उसने उसको पुश कर दिया बफर के ऊपर, देन उसको तीसरा कोई नहीं मिला तो इसने इन दोनों को निकाला, पॉप किया और इसको एक टोकन बना दिया, विच इज अ वैलिड टोकन. सो नाउ वी हैव चेक द थिंग्स कि किस तरह टोकन्स को हम रीडर हेड बफर के जरिए, जो एक इनपुट बफर इसको यहाँ पे कहा गया, रीडर हेड बफर भी इसको कहते हैं, कि उसकी मदद से हमने ये एक वैलिड टोकन जो है उसको एक इनवैलिड टोकन को टोकन बनने से बचा लिया और एक वैलिड टोकन को वैलिड टोकन बना दिया. एनकोड कॉन्स्टेंट्स, तो बेसिकली ये कॉन्स्टेंट्स की स्टोरी है इसके अंदर, जिनको अब हम इनकोड करेंगे, या जिसको हम बेसिकली इनकोड तो नहीं कहा जा सकता, जिसको अब हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनकोड नहीं कहा सकता टिपिकल कंक्रीट सिंटैक्स में, लेकिन इसको हम इनकोड कर देंगे अपने नेक्स्ट फेज के लिए. फॉर अ सिंगल डिजिट अपीयर्स इन अ ग्रामर फॉर एक्सप्रेशंस, इट इज रिप्लेस्ड विद एन आर्बिट्रेरी इंटीजर कांस्टेंट. तो जितने भी सिंगल डिजिट्स हमारे पास होंगे एक्सप्रेशन के अंदर, उसको हम टेम्परेरीली एक इंटीजर कांस्टेंट में सेव कर देंगे. फॉर एग्जांपल, integer constants can be allowed either by creating a terminal symbol or say numeric for such constants, or by incorporating the syntax of the integer constants into the grammar. इसमें दोनों तरीकों से हो सकते हैं. मीन्स अगर हम पर्टिकुलर सिंटैक्स के इंटीजर कॉन्स्टेंट में डाल दें तब भी, या हम उसको एक वैलिड टर्मिनल सिंबल में उसको मर्ज कर दें उसके साथ. सेकंड चीज में बुराई ये है कि अगर तो हमारा लिमिटेड स्कोप हो कंपाइलर का, जिसको हम बिल्ड करने जा रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड, तब तो हम सेकंड स्कीम भी यूज कर सकते हैं कि सारे के सारे जो इंटीजर हैं उनको सिंबल डबल में डाल दें, उसी से कंपैरिजन करके इसको बाहर निकाल लिया करें, डिक्लेयर कर दें. अदरवाइज हम उसको एक जेनेरिकली न्यूमेरिक वेरिएबल में, या कोई भी वेरिएबल, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उसको न्यूमेरिक वेरिएबल में ही रखें, हम उसको कोई भी यहाँ पे करेक्ट नंबर पूरा भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं जिसके साथ उसको स्टोर कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारी इनपुट स्ट्रिंग हो दिस, इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस ऑपरेटर, क्योंकि खुद से एक टर्मिनल सिंबल है और उससे कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे. देन अगेन नंबर 28 फिर ऑपरेटर है, इसको हम एज इट इज, एंड इसको नंबर 59 जो कि हमारा इट्स 50 एंड इट्स 16. तो इसको हम जो है इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे. Here the terminal symbol plus has no attributes, so its tuple is simply plus. तो ये इसका टुपल बना देंगे हम, यानी कि पेयर के नंबर है लेकिन इसकी वैल्यू 31, नंबर है इसकी वैल्यू 28, नंबर है इसकी वैल्यू है 50 अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल. तो ये थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक हुई है. तो इट इज 16, दिस इज 16 एंड दिस इज 50. सो इस तरह हम कॉन्स्टेंट्स को इनकोड करते हैं. देन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स. मोस्ट लैंग्वेजेस यूज फिक्स्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग्स सच एज फॉर, डू एंड इफ. These are keywords as punctuation marks or to identity constructs. So these reserved words are called keywords. User defined character strings are called identifiers which are used to name variables, variable names, array names, function names, and the similar things. Grammar routinely treat identifiers as terminals to simplify the parser. आम तौर पे नॉर्मली ग्रामर जो है टर्मिनल्स को, जो कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, उनको टर्मिनल से
कंसिडर कर लें, क्योंकि जाहिर बात है जितने भी कीवर्ड्स होंगे, आइडेंटिफायर्स होंगे, वो उनमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हुई होगी। सपोज इनपुट है हमारा जो एक्सप्रेशन दैट इज काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस इंक्रीमेंट, तो जो टर्मिनल स्ट्रीम एक जनरेट होगी, जो टोकन स्ट्रीम जनरेट होगी, वो इस किस्म की होगी कि दिस इज आल्सो आइडेंटिफायर, इसका एक एड्रेस होगा ID1, सपोज 1 यहाँ पे स्टोर होगा, जहाँ पे इसका नाम होगा काउंट, और इट इज बेसिकली टुपल ID1, ये इसका है, सेकंड वाले का है ID2 और थर्ड वाले का है ID3। तो फर्स्ट पे काउंट होगा और यहाँ पे इस काउंट की जो भी वैल्यू एट्रीब्यूट वैल्यू है, सेकंड 2 पे भी काउंट है जो कि सेम होगा लेकिन चूंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट है, थर्ड पे इंक्रीमेंट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी। तो दिस इज सिंबल टेबल के अंदर इसको हम प्रॉपरली स्टोर करेंगे। द टोकन फॉर ID एज एन एट्रीब्यूट दैट होल्ड्स द लेक्सीम, तो ID वो टोकन है जो इस लेक्सीम को होल्ड करता है। बाय राइटिंग टोकन्स एज टुपल्स वी गॉट, अगर हम उसको टुपल के फॉर्म में लिखें तो ID काउंट, ID अगेन काउंट एंड ID अगेन इंक्रीमेंट। बाकी चीजें ऑपरेटर्स हैं, स्टैंड अलोन हैं, तो इसलिए उनका जो कोई सेकंड पेयर नहीं होगा। इसी चीज को जब हम सिंबल टेबल में स्टोर कर देंगे तो इस काउंट को उसके एड्रेस से बेसिकली हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। यहां तक हमने जो चीजों को देखा उनमें उसको हम थोड़ा सा अगर रिकॉल कर लें या कंक्लूड कर लें कि लेक्सिकल एनालाइजर के फेज के अंदर हमने जो चीजें स्टडी की हैं दैट आर कि वाइड स्पेसेस और कमेंट्स को किस तरह रिमूव करना है, कॉन्स्टेंट्स को किस तरह टोकन्स में कन्वर्ट करना है, या जो टोकन्स हमने देखे थे कि उसमें जो एक रीड हेड का जो कंसेप्ट था उसको किस तरह लेके चलना है, कीवर्ड्स को किस तरह रिकॉग्नाइज करना है। कीवर्ड्स को अगर हम दोबारा थोड़ा सिंपलीफाई कर लें, उस स्लाइड में इतनी डेप्थ नहीं थी डिटेल में, अगर हम उसको कंक्लूड करें तो जो रिजर्व वर्ड्स हैं लैंग्वेज के विच आर ऑलरेडी डिफाइंड दैट आर नोन एज कीवर्ड्स, अगर वो सिंबल टेबल्स में सारे होंगे ऑलरेडी, अगर उस सिंबल टेबल्स के उस पर्टिकुलर एरिया से या जितनी लिस्ट है उससे वो मैच कर जाता है कोई आइडेंटिफायर जो यूजर डिफाइंड है, तो वो एरर है, वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो इस तरह नहीं करता, मींस कि उसने सपोज फॉर 1 उसने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया तो इट इज अ लीगल वेरिएबल, लेकिन अगर 4 है तो ये आइडेंटिफायर नहीं है, ये कीवर्ड है इन मोस्ट लैंग्वेज कंसर्ट्स। हम होपिंग के हर एक में ही ये 4 ही यूज होता है, लेकिन अगर किसी में नहीं है तो वहां पे इसकी इस पाबंदी से आजाद है। एंड एट द एंड हमने आइडेंटिफायर्स को देखा कि आइडेंटिफायर्स को किस तरह रिकॉग्नाइज करना है, मेथड सेम है। नेक्स्ट टाइम हम इसको देखेंगे कि ग्लोबल सिंबल टेबल में किस तरह स्टोर करना है उस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर को। थोड़ा सा तो हमने इसको चेक किया कि ये चीज जो है इसको इस तरीके से इसके अंदर स्टोर करना है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा मजीद डेप्थ में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इसको हम सिंबल टेबल से किस तरह करना है, और होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में ही हम प्रॉपर इसको जो है, ये हमने एक शॉर्टकट देखा था कि किस तरह हमने इसको सारा सिंपल ट्रांसलेटर को बनाना है, जिसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट में, और वहीं से हम फिर इसको इन डेप्थ स्टार्ट कर देंगे स्टडी में कि एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजें हैं जो इस सारे प्रोसीजर्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। देन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स को जो लास्ट चीज थी इसके अंदर, द लेक्सिकल एनालाइजर इन दिस सेक्शन सॉल्व्स 2 प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग टेबल टू होल्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, सिंगल रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्व वर्ड्स। A string table can insulate the rest of the compiler from the representation of strings, since the phases of the compiler can work with references or pointers to the string in the table. जिस तरह हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये पॉइंटर है जो कि बेसिकली इसका एड्रेस होता है, exactly the same thing. Then reserved words can be implementing by initializing the string table with the reserved strings and their tokens, कि जो already define है उसमें हम change नहीं कर सकते. So this is all for today. Thank you guys. Have fun.